नमस्कार, मैं हूं आशीष सागर और आज हम आए हैं उन पीड़ितों के पास जिन्होंने बीते 10 नवंबर को लखनऊ जाकर के बांदा से लखनऊ गए और वहां पे उन्होंने विधानसभा के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या था उनसे और क्यों उन्होंने इतना बड़ा आत्मघाती हमला अपने ऊपर किया, तब जब सूबे में एक ऐसी सरकार है जो रामराज होने का दावा करती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा निषाद है। क्यों आखिर आपने इतना बड़ा कदम उठाया और आप बांदा से लखनऊ क्यों गई थी कल? हम लोग इसलिए गए थे, मैं एक समाज सेविका हूँ और यहाँ पे जो अवैध खनन होता था, बालू माफियाओं करते थे, भाजपा सरकार है अपने आप को रामराज बता रही है और इन यहाँ के जितने बालू माफिया हैं और जिलाधिकारी से लगा के पुलिस प्रशासन मिल करके गांठ जोड़ करके अवैध खनन करते हैं और केन नदी की जलधारा को एक सीने की तरह चीरा जाता है, तार तार किया जाता है। यहाँ का प्रशासन मौन ही बैठा रहता है। ये जो आपके साथ हुआ था उससे पीछे की कहानी क्या है वो बताइए। उसके पीछे कहानी ये है कि मेरे गांव में एक देवनारायण निषाद नाम का व्यक्ति है और उनके लड़के और उसके भतीजे गंगा, विपिन, दीनो, बबली, रवि, इन लोगों ने हमारी बच्चियों के साथ छेड़खानी और गलत हरकतें किया करते थे। मैंने देवनारायण को अपने घर में बुला करके कई बार समझाया कि कितने दिन चला था ये मामला? ये मामला करीब 6-7 महीने पहले से चल रहा था, लेकिन हम लड़ना नहीं चाह रहे थे। वो बच्चियां कहाँ हैं? बच्चियां हमारे पीछे बैठी हुई हैं। अच्छा, ये दोनों हैं जी। और हम नहीं लड़ना चाह रहे थे, लेकिन हमने देवनारायण को जब अपने घर में आकर बुला करके कहा, देवनारायण ने कहा कि मैं समझा लूँगा, आगे मामला कुछ न करना। मैंने 12 मई को देवनारायण को फिर फ़ोन पे अवगत कराया, देवनारायण ने कहा कुछ न करना। मैंने चौकी इंचार्ज को फ़ोन करके पूरी घटना बताई। बताने के बाद चौकी इंचार्ज ने मुझसे कहा खपटिया कि मैं अभी आ जाऊं। मैंने कहा अभी उसके माँ बाप आ रहे हैं, आने के बाद आप आ रहे हैं, क्या निर्णय लेते हैं इसके बाद हम आपको अवगत कराएंगे। 13 मई को सुबह 9 बजे मैं खाना बना रही थी घर पे और खाना बनाने समय देवनारायण के भाई सारे लोग चढ़ाई करके मेरे घर पे मार पीट गाली गलौज किया। कब की घटना है? 13 मई की। और मैंने फिर पुलिस को फ़ोन किया, चौकी इंचार्ज खपटिया जो ओम प्रकाश द्विवेदी वर्तमान में हैं, वो मौके पे पहुंचे फोर्स को लेकर के। उन्होंने समझाने की कोशिश की, उनके सामने ये सारे लोग सर काटने तक की बात हमको कहते रहे। प्रशासन मौन खड़ा रहा, समझाता रहा। जब नहीं माने तो हमने इनके खिलाफ प्रशासन ने FIR लॉन्च करा दी। फिर इसके बाद तारीख की बात है? 13 मई की। 13 मई की बात। 13 मई को FIR हो गया था जी, 13 मई सन 2021 उस मामले में क्या हुआ? उस मामले में चार्जशीट चली गई जिसमें ओम प्रकाश द्विवेदी ने 354 की धारा छोड़ दिया है। क्यों? बताया है उन्होंने कि मैंने छोड़ दिया है। 354 छोड़ दिया कि पास को छोड़ दिया? पास को छोड़ा है। अच्छा, पास को एक्ट छोड़ दिया है। जी। अच्छा। छोड़ा गया है और उस पे वो लड़के जेल चले गए हैं। बांदा से बेल खारिज भी हो गई है, वो हाई कोर्ट भी गए हुए हैं। तो ये आप जो बार बार नाम लेती हैं एक बसपा नेता का, जयराम सिंह का, और खनन माफिया उसको ठहरा रही हैं, बस जयराम सिंह के इस मामले में क्या लेन देना? जयराम सिंह अमलोर खदान, जो विपुल त्यागी की अमलोर खदान है, जयराम सिंह वह उस खदान के संचालक थे और चला रहे थे। अब इस वर्तमान पे उनको लात मार के हटा दिया गया है, उस कंपनी ने उसको हटा दिया है। ऐसा क्यों किया कंपनी ने? इसलिए किया कि जयराम सिंह अवैध खनन करा रहा था, ओवरलोडिंग करा रहा था, पैसे की भी काफी, जहाँ तक सूचना हमको मिली है। अब अमलोर खदान में क्या अब अवैध खनन नहीं हो रहा है? हो रहा है, अभी भी हो रहा है, प्रशासन मौन बैठा हुआ है। तो अब उन्होंने क्या किया कि वहाँ की जो प्रवीण सिंह प्रिया थी वो हमको फ़ोन करके अवगत कराया और हमको साथ लेकर के हमसे मदद मांगी। जिलाधिकारी बांदा के पास पीछे हट गई थी मामले में। वो पीछे इसलिए हट गई कि वो जात बिरादरी पर उन्होंने अपना समझौता कर लिया। जी। और इन सत्य प्रकाश शर्मा ने मुझे, जो सदर CO हैं, उन्होंने 16 जून को जयराम सिंह बछौरा से समझौते के लिए बात कही कि आप समझौता कर लीजिए। कितने बजे की बात है ये? जी, 10 बजे से करीब 2-2:30 बजे तक की बात है। दिन में? जी। अच्छा। हम सो गए थे। नंबर से किया था?
नहीं, शिव जी से नहीं किया था, व्यक्तिगत नंबर था उनका, लास्ट में 34 पड़ता है नंबर। अच्छा। उन्होंने फ़ोन किया था, मैंने समझौता जब नहीं किया तो देव नारायण को अगुवा करके 22 जून को जयराम सिंह ने मेरे खिलाफ वीडियो एक बना करके वायरल किया। मेरे चरित्र हनन का उसने खूब आरोप लगाया, खूब मुझे कहा। उस वीडियो को लेकर के मैंने उसके खिलाफ आपकी एफआईआर लाज हुई थी शायद 26 जून को। 22 जून को एफआईआर लाज हुई थी जयराम सिंह नहीं, बछेरा पे। एफआईआर पे जो डेट पड़ा है वो 26 जून पड़ा है, मैंने देखा है उसमें 26 जून डेट पड़ा है। तो जब एफआईआर लाज हो गई, मुझे उस एफआईआर में भी सदर सीओ और एसओ पहलानी दबाव बनाते रहे कि जयराम सिंह का हटा दीजिए आप, इनके एसओ पहलानी कौन है इस समय? उमेश कुमार सिंह है। अच्छा। इस समय सीओ सदर कौन है? सत्य प्रकाश शर्मा। अच्छा। तो मैंने इनके खिलाफ जब एफआईआर लाज करवाया, तब इन लोगों ने एक षड्यंत्र मेरे खिलाफ, मेरी बहन का लड़का है एक सर्वेश जो नाबालिग है, और एक वो क्या लड़का करता है? वो पढ़ाई करता है। कहाँ पे? यही बांदा में, बांदा में उसका मकान भी बना हुआ है, परिवार सहित उनके किस रहते कक्षा का छात्र है? वो 10वीं कक्षा का छात्र है, पेपर दिया है जी। और उसको भी देवनारायण की लड़की को अगुआ किया गया, रानी नाम है। इन लड़कों ने उसको देखा भी नहीं है आज तक। बांदा में रहता, 50 किलोमीटर साड़ी से बांदा पड़ता है दूरी। जिस तरीके को इन 5 मई को घटना दिखा करके दिन में 10 बजे की मुझे 120B का मुलजिम बना देवनारायण की लड़की को अगुआ करके, नाबालिग लड़की को। हम मेरे खिलाफ एक लड़का है अमित गढ़ा हमीरपुर पड़ता है, वो हमारे गांव में वर्तमान में रह रहे हैं। उनका थोड़ा कारोबार है चक्की का, और वो लड़का बीए का छात्र भी है। आज तक अमित का क्या रोल था? अमित का ये रोल कोई रोल नहीं था। अमित खजानों का वीडियो बनाता था। अच्छा, इस कारण से उसको निशाने के लिए। इस कारण से निशाने के लिए। तो ये एफआईआर जयराम सिंह ने लिखाई थी? जयराम सिंह बछेरा। देवनारायण तक कैसे पहुंच गया जयराम सिंह? जयराम सिंह को पता चल गया कि देवनारायण और उषा निषाद का विरोध चल रहा है। ये बात किसने बताई? ये बात काफी लोगों ने बताया, और देवनारायण ने भी काफी और कौन लोग शामिल थे जयराम सिंह के साथ? जयराम सिंह के साथ में सत्य प्रकाश शर्मा सदर सीओ शामिल थे। और कौन लोग हैं? और वो देवनारायण हो गया, और भी खुल के नहीं आ रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे सारे लोग लगे हुए जितने मेरे मुझसे विरोध मानते हैं। एक लामबंद तरीके से आपको घेरा गया जी। तो एफआईआर लाज हो गया, फिर अब आप क्या चाहते हो? हम अपने न्याय के लिए हम लोग गए थे कल लखनऊ पे। नहीं, पुलिस ने एफआईआर लाज किया तो पुलिस के ऊपर आपको भरोसा नहीं है? आप लगातार यहाँ पे जो है पत्र दे रहे हैं, एसपी को पत्र दिए, आईजी साहब तो बहुत ईमानदार हैं के सत्यनारायण, उन्होंने भी जांच के आदेश दिए, तो क्या उन्होंने कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। और हमारे खिलाफ चार्जशीट लगाने की साजिश हो गई कि इनको जल्दी से चार्जशीट लगा करके जेल भेज दिया जाए। ओम प्रकाश द्विवेदी क्या कहते हैं? ओम प्रकाश द्विवेदी जी ये कहते हैं कि घटना तो झूठी है, पूरा जिला जानता है, लेकिन लड़की नाबालिग है, हम मजबूर हैं, हम आपको नहीं बचा सकते। सीओ क्या कहते हैं? सीओ कहते हैं कि घटना तो सत्य है। अच्छा। घटना हमें जो सुनने को मिल रहा है कि घटना सत्य है, वो सत्य बता रहे हैं। जब 5 मई को आपने सुना है कि कुछ लोगों के हलफनामे भी दिए थे आपने? 21 लोगों के हलफनामे। वो कौन लोग थे? वो जहाँ की घटना स्थल दिखाई गई है, खरई पड़ता है गांव, वहीं के लोगों ने, जहाँ पे मेन रोड पे कुछ लोग रहते हैं, जहाँ की घटना स्थल है, वहीं के लोगों ने 21 लोगों ने, हर कास्ट के लोगों ने शपथ पत्र दिया। 50-70 आदमी कप्तान से कहने गया। उसको जांच का हिस्सा नहीं बनाया गया? जांच का हिस्सा भी नहीं बनाया गया। ऐसा क्यों नहीं बनाया गया? कहते हैं लड़की नाबालिग है। तो आप नहीं, तो आप पुलिस की प्रताड़ना से आप ना कर लेंगी? जी हम कर लेंगे। क्यों? हम इसलिए कर लेंगे कि हमें यहाँ का प्रशासन हमें न्याय नहीं दे रहा। नहीं, एक प्रशासन का जो रवैया है जिस तरह का है वो तो नकारात्मक है, लेकिन अपने जीवन को ख़त्म करना कितना सही है? तब जब मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री मोदी जी सारे लोग शहर भर में होर्डिंग लगवाए हुए हैं कि हम महिला सुरक्षा कर रहे हैं, हमने 112 डायल कर बना दिया है, तमाम चीज़ें और भी हैं जो महिला सुरक्षा को लेकर आयोग वगैरह सब करते हैं। इसके बावजूद ऐसा कदम अगर किसी महिला को, खासकर परिवार को उठाना पड़ रहा है तो उसके ऊपर सवालिया निशान नहीं लगता है? सवाल, लेकिन अगर मोदी जी और मुख्यमंत्री जी सीबीआई की जांच करवा दें, ये निष्पक्ष जानकार को आपको क्या लगता है? क्या अभी बांदा में हाल में अमन हत्याकांड हुआ और उसको भी सुन रहे हैं कि नदी में मार के फेंका गया, इसके बाद में और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खेला हुआ उसके साथ में, बाद में लखनऊ से आई टीम ने उसका खुलासा किया कि इसको तो मार के फेंका गया है, उसका दम घुटने से मौत हुआ,
उसका भी अभी तक कोई खुलासा नहीं कर पाई है एसआईटी। एसआईटी के बाद में हमीरपुर क्राइम ब्रांच को जांच दी गई। और सीबीआई का हाल आप देख रहे हैं कि अवैध खनन के मामले में पिछले 4 साल से सीबीआई जो कर रही है केवल राजनीतिक स्टंट है। जैसे चुनाव आता है सीबीआई तेज हो जाती है। वी चंद्रकला से लेकर के तमाम आईएएस उसमें गिरफ्त में है। तो आपको लगता है कि सीबीआई खनन के मामले में हाथ डालेगी और आपको न्याय दिला देगी? नहीं दिला देगी। अगर नहीं दिला पाएगी तो ये तो हम मरेंगे। ये तो फिर जिन लोगों ने हमारे खिलाफ सत्य प्रकाश शर्मा और जयराम सिंह बछेौरा जैसे माफिया लोग हैं और एसो पहलानी जिन लोगों ने हमारे खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवाई है, ये तो हम मरेंगे। ये तो फिर वो अगर आप कल ये जो करने गई थी अगर कर लेती तो क्या इसके बाद क्या होता? आपका परिवार क्या करता? परिवार क्या करता? ये हम कौन देखते कि परिवार क्या करता, लड़ता कि नहीं लड़ता, न्याय उनको मिलता? कल पुलिस ने आपके साथ वहाँ पे क्या किया लखनऊ में? पुलिस ने हम लोगों को कुछ करने ही नहीं दिया। हमें जल्दी से उठा करके वहाँ पे कहाँ ले गई? वहाँ पे महिला थाने हजरतगंज ले गए थी। कितने बजे छोड़ा आपको? हमको 1:45 बजे छोड़ा। रात में? जी। दिन भर आपको और रात के 1 बजे तक वहाँ बैठा ले रहे? कौन लेके आया आपको? हमको यहाँ से पहलानी थाने से एसआई और महिला कोई अधिकारी वगैरह कोई किसी से बात हुआ? कोई आपने पत्र दिया? आपने पत्र हमने वहाँ पे हमसे ले लिया गया था, लेकिन अधिकारी किसने लिया? वहाँ पे जो महिलाएं थी उन लोगों ने हमसे पत्र लिया था और हमको ये भरोसा दिया था कि अधिकारी आएंगे, आपसे बात करने के बाद आपको यहाँ से रवाना किया जाएगा। लेकिन 1 बजे तक हम लोग रहे। हम बार बार कहते रहे कि अधिकारी कितने समय तक आएंगे, आप पूछ पता कर लीजिए। तो बोलें कि अब रात हो गया, छठ का पूजन चल रहा है, अब अधिकारी नहीं आएंगे। अब भी आप होके आ गई हैं। आप जिस तरह की आपके हाथ में निराशाजनक चीज़ें लग रही हैं, जिस तरह का सीओ का रवैया है कि वो सूत्रों से ये भी पता चला है कि वो कह रहे हैं कि ये दबाव बनाने के लिए आपने किया है। क्या लगता है कि सीओ सत्यप्रकाश शर्मा का रवैया बदलेगा, एसपी अभिनंदन का रवैया बदलेगा, आईजी के सत्यनारायण आपके साथ न्याय करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगी? हम लोग जाकर के मुख्यमंत्री के आवास पे या विधानसभा के आवास पे हम लोग अपने आत्महत्या करेंगे। फिर आत्महत्या करेंगी? जी। तो आत्महत्या का समाधान है इसका क्या समाधान है? इसमें सरकार हमारी निष्पक्ष जांच करा दे, यही समाधान है। नहीं, कोई समाधान नहीं है। वो लड़की कितने साल की है जिसने ये आरोप लगाया है? वो लड़की हम भी नहीं उसको देखें, क्योंकि वो कालेश्वर में रहती है, चौकी के पास में रहती है। घर से कितनी दूर है कालेश्वर? कालेश्वर घर से दूर पड़ता है करीब 10-12 किलोमीटर। 10-12 किलोमीटर है। उस लड़की से आपका पहले कोई इंटेंशन नहीं रहा? हम नहीं जानते, उस लड़की को पहचानते नहीं। दिन रात से इंटेंशन क्या था? यही वाला छेड़खानी वाला? जी। इसके पहले कोई इंटेंशन कोई नहीं था, न कोई विरोध था। इसमें मेन किरदार आप जयराम सिंह को मानती हैं? जी। उन्होंने पैसा भी दिया 2.5 लाख रुपए। कौन बोला? ये जब ये वो देवनारायण हमारे बहनोई साहब रिश्ते में पड़ते हैं, उनको उन लोगों ने बुलाया था समझौते के लिए। देवनारायण ने पंचायत भी बैठा थी, तो उसने कहा था कि मेरा 3.5 लाख रुपए लग गया इस केस में। जी, जो मैंने कराया है एफआईआर। तो ये थी हमारे साथ न्यूसा निषाद। उनके पीछे बैठी हुई पुष्पा हैं, वो उनकी बड़ी बहन है। पीछे 2 बच्चियाँ बैठी हैं। ये भी कल इनके साथ में गई थी आत्मदाह के लिए। 2 और व्यक्ति हैं जो इस वक्त मौके पे मौजूद नहीं हैं। एक सर्वेश है और एक बच्ची और है। तो इन्होंने जो कल आत्मघाती कदम उठाया अपनी आत्मदाह करने का राजधानी में जाकर के, तब जब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और तब जब पूरी व्यवस्था को हम चाक चौबंद होने का दावा करते हैं। लगातार बांदा में खनन चल रहा है, अवैध खनन ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा है। अमरोल खंड 7 हो, मरौली हो, आपका खपटिया कला 100/1 हो, 100/3 हो, जिस तरीके से यहाँ खनन की मंडी बैठी है और मौजूदा डीएम अनुराग पटेल जो अनुप्रिया पटेल के कृपा पात्र बन के यहाँ पे आए हैं, देखना ये होगा कि इस मामले में वो क्या करते हैं। और इन पीड़ितों को न्याय अगर नहीं मिलता है तो जो इन्होंने बोला है वो क्या ये भविष्य में कोई इस तरह का कदम उठाएंगे? अगर उठाएंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, उत्तर प्रदेश के सारे सरकारी मिशनरी के लोग होंगे, या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे?